हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ये आपका दूसरा चैप्टर है और आपको जनसांख्यिकी के दो सिद्धांत मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। आज हम तीसरे और चौथे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम, इसका एक नाम आदर्श भी है, इसे अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह सिद्धांत जो है माल्थस के सिद्धांत के विपरीत है। तो माल्थस का जो आपने सिद्धांत पहले पढ़ा है, माल्थस और सैडलर का, तो यह सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत के विपरीत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक देखिए आप सबसे पहले कौन है, कैनन, डोल्टन, रॉबिन, साउंडर्स, सिजविक और वेस्ट। तो ये इसके प्रतिपादक हैं जिन्होंने ये सिद्धांत निकाला। कौन है, कैनन, डाल्टन, रॉबिन, साउंडर्स, सिजविक और वेस्ट। अब इस सिद्धांत की मान्यता देखो, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए, जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि जिससे सभी को रोजगार मिले, जिससे सभी को रोजगार प्राप्त हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। तो ये क्या है, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जो मुख्य दो प्रतिपादक हैं, कौन कौन, डाल्टन और रॉबिन्स। हम उन दोनों की परिभाषा पढ़ेंगे कि उन्होंने आदर्श जनसंख्या की क्या परिभाषा दी है। तो सबसे पहले डोल्टन के विचार देखिए। डोल्टन के अनुसार, ये डोल्टन के कहे हुए शब्द हैं, इसलिए हम इनकी बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। तो आदर्श जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो डोल्टन का कहना क्या है कि आदर्श जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति को अधिकतम आय प्रदान करती है। तो ये विचार तो है डोल्टन के। अब देखते हैं रॉबिन्स के। रॉबिन्स के अनुसार आदर्श जनसंख्या उसे कहते हैं जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। तो इन्होंने क्या कहा, बात वही है, उन्होंने प्रति व्यक्ति अधिकतम आय कहा है। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय कब होगी, जब उत्पादन अधिक होगा। तो डोल्टन ने क्या कहा है, आदर्श जनसंख्या उसे कहते हैं जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। अब आज के टाइम में इस सिद्धांत को अधिक मान्यता प्राप्त है। भिन्न देशों के लिए, यानी कि अलग अलग देशों के लिए आदर्श जनसंख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। यह कभी स्थिर नहीं रहती, निरंतर बदलती रहती है। देश के उत्पादन के साधनों के अनुपात के आधार पर, अर्थात इसे आप समझ लो, देश में उत्पादन के कितने साधन हैं और जनसंख्या कितनी है, तो साधनों का और जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यह कम या ज्यादा होती रहती है। कौन, आदर्श जनसंख्या। तो देश में उत्पादन के कितने साधन है उसके अनुसार ये कम या ज्यादा होती रहती है। इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने केवल आर्थिक तत्वों पर ही अधिक जोर दिया है और बाकी दूसरे तत्वों की उन्होंने अनदेखी की है। तो देखिए, इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि यह सिद्धांत केवल आर्थिक तत्वों को महत्व प्रदान करता है तथा अन्य सभी तत्वों की उपेक्षा करता है। तो इन्होंने, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने बाकी जो तत्व है उन सभी की अनदेखी की है। दूसरे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या का आधार नहीं हो सकती। दूसरे, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, केवल वही किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या का आधार नहीं हो सकती है। अब हमारा चौथा सिद्धांत है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत देखो, इस सिद्धांत की मान्यता है कि किसी देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का संबंध आर्थिक विकास के समग्री स्तरों से होता है। अब समग्री स्तर क्या होते हैं, समस्त, कि आर्थिक विकास के जितने भी स्तर हैं उन सभी से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का संबंध होता है और प्रत्येक समाज जनसंख्या वृद्धि
जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है जिसका संबंध विकास से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 मौलिक चरण होते हैं। तो जो ये संक्रमण का सिद्धांत है, इसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का ये अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप का। अब आगे वो 3 चरण पढ़ोगे तो आपको ये जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्या है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका संबंध किससे होता है? विकास का। तो जो जनसंख्या वृद्धि है उसका संबंध विकास से बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 मौलिक चरण होते हैं। अब सबसे प्रथम अर्थात पहला चरण देखिए। प्रथम चरण में समाज अल्प विकसित तथा तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। तो जो पहला चरण है संक्रमण सिद्धांत का, उसमें पहले चरण में समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। इस अल्प विकसित होता है कम विकसित, अर्थात जो पूर्ण विकसित ना हो, अच्छी तरह से जिसका विकास ना हुआ हो। इस चरण में जनसंख्या वृद्धि भी कम होती है। अब आगे वो भी देखते हैं क्या बताया। जो ये प्रथम चरण है ये अल्प विकसित होता है, तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है और इसमें जनसंख्या वृद्धि कम होती है। क्यों होती है कम? उसका कारण आगे देखो। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहती है। इसका अर्थ यह है कि जन्म लेने वाले बच्चे भी ज्यादा होते हैं और मरने वाले लोग भी अधिक होते हैं, अर्थात जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो ये समझ आ गया ऊंची होने का अर्थ। ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है। अब दूसरा चरण देखो। दूसरा चरण है संक्रमणकालीन चरण। संक्रमणकालीन चरण, ये नाम याद कर लो। इस चरण में समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में पदार्पण करता है। पदार्पण यानी कि उसकी ओर बढ़ता है या उसमें बदलता है, उन्नत अवस्था में बदल जाता है, अर्थात धीरे धीरे विकास करके उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है। इस चरण में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? उसका कारण है क्योंकि रोग नियंत्रण अर्थात रोगों पर चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा विजय पाली जाती है, अर्थात रोगों की रोकथाम और उसके उपाय कर लिए जाते हैं, चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती हैं और उत्तम पोषण के अच्छे तरीके अपनाकर मृत्यु दर को बहुत कम कर दिया जाता है। तो जो ये दूसरा चरण है ये इसमें जो समाज है वो पिछड़ी अवस्था में उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें रोगों पर तो नियंत्रण पाले जाते हैं, अर्थात मृत्यु दर को तो कम कर लिया जाता है, लेकिन जन्म दर जो की त्यों बनी रहती है, परंतु जन्म दर को उस अनुपात में कम नहीं किया जाता। इस असंतुलन के कारण क्या होगा? जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर को कम कर दे तो क्या होगा? इस असंतुलन के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाती है। अब जो ये स्थिति है यूरोप में संक्रमण काल काफी पहले समाप्त हो गया, अर्थात यूरोप ने इस स्थिति से यूरोप जो है वो उबर चुका है, बाहर निकल चुका है इस स्थिति से। परंतु कम विकसित देशों में ये स्थिति आज भी बनी हुई है। जैसे कि हमारा देश जहां जनसंख्या बहुत अधिक है तो यहाँ आज भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही और भी काफी देश हैं और जन्म दर को कम करने के यहाँ निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। अब देखिए तीसरा चरण, ये जो है ये उन्नत समाज का है। सबसे पहला चरण है पिछड़ी अवस्था, फिर है पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था और ये है उन्नत समाज, जहां जो समाज पूर्ण विकसित होते हैं। तो तीसरा चरण है आदर्श चरण, ये नाम याद कर लो। इस चरण में जनसंख्या में विशेष वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर ही नियंत्रण कर लिया जाता है, अर्थात जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इस प्रकार के उन्नत समाजों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीची रहती है। नीची का मतलब है कम। तो यहाँ जन्म देने वाले बच्चे भी कम होते हैं और मरने वाले लोग भी कम होते हैं। अब आपने ये 4 सिद्धांत पढ़े हैं, तो चारों सिद्धांतों के आधार पर अभी किसके थे? जनसंख्या के आकार संबंधी सिद्धांत 4 पढ़े हैं।
माल्थस का, सैडलर का, और तीसरा आपने पढ़ा है अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या का, और तीसरा पढ़ा है संक्रमण का सिद्धांत। अब इन चारों सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? जनसंख्या के आकार संबंधी उपरोक्त सिद्धांतों का विश्लेषण करने के पश्चात या विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि जनसंख्या के आकार को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या के आकार को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों, उपलब्ध सेवाओं और प्रयासों के आधार पर ही जनसंख्या के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। थैंक यू।